हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वाले क्लास तक में हम लोग देख लिए थे कि ये जो हम लोगों का साइट है इस पे हम लोगों का पाइलिंग किस तरह से हुआ, पाइलिंग के बाद एक्सकेवेशन कैसे हुआ, एक्सकेवेशन करने के बाद जो हम लोग पीसीसी ले किए जो हम लोगों के पाइल कैप के नीचे आएगा, वो पीसीसी तक हम लोग लास्ट वाले पार्ट में कवर कर लिए थे। अब आज जो हम लोगों का जो मेन प्रैक्टिकल वीडियो होगा ये होगा आपका इस फुटिंग के ऊपर जो आपका रेनफोर्समेंट आना है और उसको फिर हम लोग शटरिंग लगा करके जो कंक्रीटिंग करेंगे और वो पूरा पाइल कैप हम लोगों का प्रिपेयर होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ देखेंगे और फिर इससे जुड़ा हुआ जो जो कॉन्सेप्ट आपको अब तक नहीं पता होगा वो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर उसको थ्योरी कवर करेंगे। जैसे आपका क्यूब टेस्ट हो गया, कंक्रीट का स्ट्रेंथ हो गया, नॉमिनल मिक्स, डिज़ाइन मिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में थ्योरी में कवर करेंगे। लेकिन अभी पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि ये काम किस तरह से होता है और उससे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। अब सबसे पहले जो हम लोगों को इस साइट पे अभी पीसीसी बनने के बाद करना है वो ये कि हम लोगों को जानना है कि रेनफोर्समेंट का इन्फॉर्मेशन कहाँ है और हम लोगों के पाइल कैप का साइज़ क्या है। जैसे पीसीसी आप देख रहे होंगे कि हम लोग तो कंबाइंड कर दिए, 2-3 पाइल कैप्स का कंबाइंड एक पीसीसी हो गया है। लेकिन अब उसमें प्रिसाइजली आपको अपना फुटिंग मार्क करना पड़ेगा ना कि A1 पे जो फुटिंग है वो कितने साइज़ का है, A2 ग्रिड पे जो है वो कितने साइज़ का है। तो हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? ड्राइंग के अंदर। तो हम लोग ड्राइंग रिलेट करेंगे, वहाँ पे हम लोगों को जो ग्रिड नंबर A1 है इस पे जो हम लोगों का पाइल कैप है फुटिंग, उसका जो मार्किंग है F1, उस F1 का साइज़ हम लोग ड्राइंग से ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद F2 का साइज़ हम लोग ड्राइंग से ऑब्टेन करेंगे। ऐसे ग्रेजुअली हम लोग, जैसे अगर हम लोग ग्रिड नंबर A पे भी काम करेंगे तो ग्रिड नंबर A पे जितना भी हम लोगों का फुटिंग है सबका साइज़ हम लोगों को ड्राइंग से मिल जाएगा। अब वो साइज़ मिलने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होगा कि साइट पे जा करके पीसीसी के ऊपर अब उस फुटिंग को प्रिसाइजली मार्क कर देना, ताकि फुटिंग पे पता चल जाए कि आपका जो F1 अगर फुटिंग आ रहा है पीसीसी के ऊपर तो वो कहाँ पे आ रहा है, उसका बाउंड्रीज़ क्या क्या है ये पता चल जाए। क्योंकि उसके अंदर आपको रेनफोर्समेंट प्लेस करना है। इस पूरे पीसीसी पे तो आप रैंडमली रेनफोर्समेंट प्लेस करेंगे नहीं। रेनफोर्समेंट तो फुटिंग बाय फुटिंग चेंज होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। तो आपको रेनफोर्समेंट का, क्योंकि इस वाले साइड का डिटेल्स नहीं मिला हुआ है, इसलिए आपको रेनफोर्समेंट कितना आएगा, कितने mm के स्पेसिंग पे आएगा, कितने डायमीटर का होगा, ये हम आपको ओरली बता देंगे। लेकिन आपको अभी ड्राइंग्स क्योंकि अवेलेबल नहीं है इसलिए आपको इस साइड का वो इन्फॉर्मेशन अभी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे कि अभी आप स्ट्रक्चर ड्राइंग देख रहे हैं और भी दूसरे वाले साइड्स का, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ड्राइंग होगा फाउंडेशन का जिसके अंदर रेनफोर्समेंट का डायमीटर, रेनफोर्समेंट के बीच का स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें जो होंगी ये आपको मिल जाएंगी। वहाँ से हम लोग देख करके यहाँ डिसाइड कर लेते हैं। जैसे इस वाले फाउंडेशन पे 16 mm डायमीटर का बार लगेगा फुटिंग में और इसका स्पेसिंग जो होगा ये 125 mm होगा। अगर इंचेस में बात करें तो 5 इंचेस। अब इसको हम लोग अचीव किस तरह से करेंगे? इसके लिए हम लोगों को जो रेनफोर्समेंट मिलता है वो तो हम लोगों को एक 12 मीटर का एक लॉन्ग रेनफोर्समेंट होता है जो कि बेंड करके मिलता है हम लोगों को मार्केट में। तो हम लोगों को जो फुटिंग में लगाना है तो उसको हम लोगों को कर्टेल करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा और अपने डिज़ायर्ड शेप में उसको बेंड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बॉटम में बार दे रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि जो बार होगा फुटिंग का वो यू शेप्ड का होगा। हम लोग देखते भी हैं, ड्राइंग्स में भी आपको दिख जाता है कि जो लेफ़्ट और साइड वाले कॉर्नर होंगे, लेफ़्ट और राइट वाले, वो दोनों जगह पे जो रेनफोर्समेंट होगा वो 90 डिग्री बेंड पे होगा और बाकी स्ट्रेट चलेगा आपको बॉटम में। तो इस साइज़ को लेबर्स जो होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं साइड पे, उनको बताना पड़ता है जूनियर इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को, कि आपको रेनफोर्समेंट कितने लेंथ का पहले तो कट करना है। इसके लिए आपको ये लेंथ निकालना पड़ेगा, बार बेंडिंग शेड्यूल देखना पड़ेगा। बार बेंडिंग शेड्यूल अगर अभी आपको नहीं पता है तो आगे जब हम लोग कवर करेंगे, जब हम लोग अपने इंटर्नशिप में आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बार बेंडिंग शेड्यूल का भी एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे निकालते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है कि जो आप रेनफोर्समेंट अभी प्रोवाइड करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फुटिंग 2 मीटर का है तो आप रेनफोर्समेंट सिर्फ 2 मीटर का तो कट करेंगे नहीं, क्योंकि वो 90 डिग्री बेंड होकर के ऊपर की तरफ भी जा रहा है। वो वाले लेंथ को भी आपको कंसिडर करके तब टोटल लेंथ जो निकलेगा उस वाले उतना लेंथ को आपको कट करना पड़ेगा। तो अगर आपका 500 mm का फुटिंग का डेप्थ है तो हो सकता है कि 400 mm आपका बेंड हो 90 डिग्री। तो 400 इंटू 400 दो साइड का जो यू शेप जो हम लोग रेनफोर्समेंट कट करेंगे तो दोनों साइड का जो हम लोगों का ऑफसेट बाहर निकला रहेगा वो 400 का अगर है तो टोटल जो आपका बार का लेंथ है वो आप रफली एज्यूम कर सकते हैं कि 2.8 मीटर के आसपास आपका बार का लेंथ होना पड़ेगा। तब आप उसको 400 का बेंड देंगे तो आपको स्ट्रेट वाला पोर्शन 2 मीटर का मिलेगा।
तो इस तरह से फिर आपके फुटिंग में, एक फुटिंग में जो भी रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होगा उसका जो भी लेंथ होगा उसके हिसाब से ऐसे यू शेप का हम लोग रेनफोर्समेंट जो है वो पहले कट कर लेंगे, जो हम लोगों का रेनफोर्समेंट का लॉट होता है उसमें से। अब क्योंकि रेनफोर्समेंट का लॉट 12 मीटर का होता है और वो आपको यू शेप बेंड करके आपको रेनफोर्समेंट मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे साइट्स वगैरह पे जब रेनफोर्समेंट आता है। उसके बाद उन रेनफोर्समेंट्स को ओपन किया जाता है, 180 डिग्री स्ट्रेट किया जाता है और फिर रेनफोर्समेंट कट किया जाता है जितना भी हम लोगों को फुटिंग में रिक्वायर्ड होगा। तो ये रिक्वायरमेंट तो आप चेक कर लेंगे पहले, जैसे अभी हम आपको समझाया कि 2.8 मीटर अगर रिक्वायर्ड है तो 2 मीटर उसमें से स्ट्रेट वाला पोर्शन होगा, 0.4 मीटर दोनों साइड में आपका 90 डिग्री बेंड वाला होगा। तो टोटल लेंथ आपका 2.8 अगर आपका कैलकुलेट हुआ तो आप 2.8 मीटर का पहले रेनफोर्समेंट कट करेंगे और फिर उसको 90 डिग्री का बेंड दोनों एज पे देंगे 0.4 मीटर का, तो अपने आप टोटल 2.8 में से रिमेनिंग स्ट्रेट 2 मीटर रह जाएगा और 0.4 का दोनों साइड में बेंड आ जाएगा। तो इस तरह से सारे रेनफोर्समेंट आपके प्रिपेयर करके और जितने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट आपके लगने हैं एक फुटिंग में वो निकाल करके फिर आप अपने फुटिंग जहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट टाई करना है वहाँ पे आप ला करके इसको रेनफोर्समेंट्स को रख देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि अब हम लोगों का सेंटर पॉइंट हम लोगों को मार्क करना है ग्रिड पे। जैसे A1 ग्रिड था तो आप अभी देख रहे होंगे कि इसके बॉटम में A1 ग्रिड से हम लोग एक प्लम बॉब डाउन की तरफ ड्रॉप किए और वो जिस पॉइंट पे टच किया वो हम लोगों का कॉलम का और फुटिंग का सेंटर पॉइंट हो गया। अब इस एरिया को क्या किया जाता है कि क्योंकि अब ये कंक्रीट हार्ड हो चुका है पीसीसी का, तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा मोटार का यूज़ किया जाता है और इसमें आपको मार्किंग कर दिया जाता है कॉलम के शेप का कि किस शेप का कॉलम आना है, उसका सेंटर पॉइंट कहाँ है। उसके हिसाब से हम लोगों का ये जो फुटिंग का साइज़ था इसको चारों तरफ ऑफसेट लेकर के टेप से मेज़रमेंट करके वहाँ पे मार्किंग कर दिया जाता है कि इतने दूर तक हम लोगों का रेनफोर्समेंट प्लेस होगा। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि रेनफोर्समेंट को जो हम लोग बेंड करके रखे हैं, जैसा भी आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये बॉटम लेयर का रेनफोर्समेंट जो है ये बांध दिया गया है। तो इसका अगर आप एक रेनफोर्समेंट का शेप देखेंगे तो वो यू शेप का है और वैसे वैसे हम लोग बहुत सारे रेनफोर्समेंट को सेंटर टू सेंटर 125 mm के स्पेसिंग पे प्लेस किए हैं। अब ये जो आपका यू शेप है ये तो आप समझ में आ गया कि ये आप कट करेंगे और आप साइड में देख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे बहुत सारे बार कट करके बेंड करके रखे हुए हैं। अब ये बार हम लोग इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो वो टॉप वाला लेयर आ जाएगा, लेकिन अभी हम लोग पहले एक एक करके बॉटम वाले लेयर पे बात कर लेते हैं। हम लोगों के फुटिंग ग्रिड नंबर A1 पे बात करें तो 5 हम लोगों के पास पाइल्स था। आपको इस वाले फुटिंग में दिख रहा होगा कि इस पूरे इसमें 5 आपको पाइल्स आ रहे हैं, एक सेंटर पे ही है कॉलम के जस्ट नीचे और 4 आपको एजेस पे दिख जा रहे हैं। अब इसके बाद रेनफोर्समेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये रेनफोर्समेंट का कुछ अपना प्रॉपर्टीज़ होगा जो आपको पता होना चाहिए। कैसे हम लोग समझेंगे, तो ये आप जो भी रेनफोर्समेंट देख रहे हैं ये आप इसको एक तो देख के समझ सकते हैं कि ये फ्रेश आपका रेनफोर्समेंट है। इसके बाद इसमें आप देखिए कि अंदर में आपको 500D ये लिखा हुआ है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये रेनफोर्समेंट का जो ग्रेड है ये आपका FE 500 का रेनफोर्समेंट है। अब ये FE 500, FE 415 और FE 250 ये हम लोगों का 3 ग्रेड का स्टील होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है। उसके बाद इसका डायमीटर जो आप बाहर साइड पे आपके रखा हुआ है वो अलग अलग डायमीटर का हो सकता है, वो 20 का हो सकता है, 16 का हो सकता है, 12 का हो सकता है, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा। तो आपका ये जो रेनफोर्समेंट है ये 16 mm का है, आपके मार्क किया हुआ है रेनफोर्समेंट के अंदर ही, रेनफोर्समेंट में ही सारा डायमीटर जो होता है वो मार्क किया हुआ रहता है, बार बार मेज़रमेंट नहीं करना पड़ता है। अब हम लोग 16 वाला डायमीटर बार को ले आए, उसको हम लोग कट कर दिए और कट करके बेंड करके हम लोग इस तरह से 125 mm का स्पेसिंग देते हुए रेनफोर्समेंट को प्लेस कर देते हैं। और ये जो जितने जॉइंट्स बनते हैं, दो रेनफोर्समेंट का जहाँ पे जंक्शन आता है वहाँ जितना भी जॉइंट्स होता है ये सारे जॉइंट्स को आपको मेश वायर से बांध दिया जाता है। क्योंकि अगर हम इसको बांधेंगे नहीं तो ये दोनों रेनफोर्समेंट जब कंक्रीटिंग होगा, जब लोड पड़ेगा तो ये सेपरेट बिहेव करेगा। तो जब हम लोग इसको टाई कर देते हैं तो ये टोटल जो आपका फाउंडेशन का जो आप बॉटम बार देख रहे हैं ये टोटल आपका एक सिंगल यूनिट की तरह से एक्ट कर रहा है। अब इसमें आप जितना भी रेनफोर्समेंट दे दिए हों, अब जब इसके ऊपर लोड आएगा तो ये पूरा जो आपका ये स्क्वायर शेप का मेश बना हुआ है रेनफोर्समेंट का, ये टोटल उस लोड को बियर करता है। इसीलिए जब हम लोग डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वहाँ जब हम लोग एक लोड लगाते हैं और उसके लिए जो हम लोग फुटिंग एरिया रिक्वायर्ड निकालते हैं तो वो फुटिंग एरिया हम लोग टोटल एरिया निकालते हैं, लेकिन लोड तो आपका सिर्फ फुटिंग के सेंटर पे एक्ट करता है।
तो फुटिंग के सेंटर पे जब एक्ट करता है कॉलम के सेंटर से, तो फिर वहाँ से वो लोड डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये रेनफोर्समेंट जो है ये सारे टाई करके आपस में रखे रहते हैं, तो वो टोटल जो होते हैं वो उस लोड को बियर करने की कोशिश करते हैं, तभी जाकर के आपका एक कॉलम से आता हुआ पॉइंट लोड जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होकर के पूरे फुटिंग में चला जाता है और ग्राउंड में आपका पास हो जाता है। अब ये जो हम लोगों का पाइल जो बना हुआ था, जो 5 पाइल्स थे हम लोगों के पास, वो आप देख रहे होंगे कि उसके रेनफोर्समेंट आपके फुटिंग के जो बॉटम रेनफोर्समेंट है उससे बाहर आए हुए हैं। अब ये जो बाहर आए हुए हैं, इस वाले फुटिंग में अगर हम लोग बात करें तो एक पाइल का जो रेनफोर्समेंट है वो हम लोगों के फुटिंग का जो टॉप लेयर अभी हम लोग रेनफोर्समेंट देंगे इस बॉटम लेयर के ऊपर, उससे बाहर निकलने का डाउट है। तो इसको हम लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ बाहर नहीं है इसलिए हम लोग इसको बेंड कर देंगे, जैसे अभी हम लोग मैनुअली इसको बेंड कर रहे हैं। अगर ये लेंथ बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ रहता तो हम लोग उसको फिर मशीन ला करके उसको कट कर देते रेनफोर्समेंट को वहाँ से। लेकिन अब क्योंकि ये जैसे बाकी 4 पाइल्स जो हैं उसका रेनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कि नहीं निकला हुआ है, मगर इस वाले पाइल का रेनफोर्समेंट ज़्यादा निकला हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरह से बेंड करेंगे कि जैसे ही हम लोग टॉप का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, वो जो बॉक्स बनेगा रेनफोर्समेंट का, उसके अंदर ही ये वाला रेनफोर्समेंट बेंड होने के बाद रह जाना चाहिए, क्योंकि पूरा कंक्रीटिंग हो जाएगा तो अपने आप वो जो होगा, जो रेनफोर्समेंट अंदर रह जाएगा, वो पूरा एक प्रॉपर बॉन्ड बना देगा। अब इस रेनफोर्समेंट को जब हम लोग सारे को बेंड कर देंगे, उसके बाद हम लोग इसका एक रफ आइडिया लेते हैं आई एस्टिमेशन से, और फुटिंग के साइड में जाकर के हम लोग एक एज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि जो हम लोगों का टॉप लेवल जो आने वाला है रेनफोर्समेंट का, उससे ये अप्रॉक्सीमेटली डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो अब यहाँ आप देखेंगे कि ये चेयर्स आपके रखे हुए हैं। अब इस चेयर्स का कुछ अपना हाइट है, उस हाइट से आप देखेंगे कि ये रेनफोर्समेंट जो है ये नीचे है। तो इससे हम लोगों को एक रफ आइडिया मिल गया कि जो हम लोगों का रेनफोर्समेंट आएगा टॉप का, वो इस चेयर्स के ऊपर आएगा। और इसका मतलब है कि आपको दिख रहा होगा कि आपका पाइल का रेनफोर्समेंट जो है वो इस चेयर के लेवल से डाउन हो गया है। इसका मतलब है कि आपका जो बेंडिंग प्रोसेस था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को एक नया आता है वो ये कि ये चेयर्स क्या होता है और इसको इस तरह से, मतलब किस तरह से हम लोग इसको प्लेस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो हम लोग टॉप का रेनफोर्समेंट प्लेस करेंगे वो रेनफोर्समेंट हवा में तो रुकेगा नहीं। बॉटम का रेनफोर्समेंट तो आप कवर ब्लॉक्स के ऊपर में प्लेस कर देते हैं। कवर ब्लॉक्स हम आपको अभी स्टार्टिंग में जब हम लोग एक लेक्चर लिए थे उसमें हम आपको कंपोनेंट्स दिखाए थे बिल्डिंग के क्या क्या होते हैं, तो उसमें हम आपको एक कवर ब्लॉक दिखाए थे, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब ये कवर ब्लॉक आपके बॉटम में यहाँ पे डायरेक्टली नहीं रखे हुए हैं, कवर ब्लॉक्स के बदले इन लोगों ने छोटे छोटे स्टोन के पीसेस यूज़ कर लिए हैं। किसी भी तरह से आप बॉटम का रेनफोर्समेंट तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप ग्राउंड पे प्लेस कर दिए हैं। अब जब हम लोग बॉटम का रेनफोर्समेंट फाइनली प्लेस कर दिए हैं, तो अब हम लोगों को टॉप का रेनफोर्समेंट प्लेस करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। सबसे पहले आप इस वाले रेनफोर्समेंट फुटिंग को देख रहे होंगे, इसमें आपका रेनफोर्समेंट 90 डिग्री बेंड किया हुआ है। अब बेंड करने के बाद आप देखेंगे कि सारे रेनफोर्समेंट अप्रॉक्सीमेटली एक ही हाइट के कट किए हुए हैं। इसका मतलब है कि जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार किए थे तो आपको एक रेनफोर्समेंट का लेंथ अगर आपको पता था, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 3 मीटर या 2.8 मीटर कंसीडर किए थे, जिसमें से 2 मीटर हम लोग स्ट्रेट माने थे और 0.4 मीटर का दोनों साइड में हम लोग 90 डिग्री का बेंड माने थे, तो ये 90 डिग्री का बेंड तो आपको दिख रहा है। अब इस 90 डिग्री के बेंड के बाद 0.4 मीटर जो है आप एज्यूम किए थे कि ऊपर निकला होना चाहिए, तो सारा ही रेनफोर्समेंट आपको लमसम 0.4 मीटर के उसमें रेंज में है। अब क्योंकि जब लेबर्स इसको कट करते हैं तो कई बार लेबर्स एक्यूरेटली कट नहीं करते हैं, इसलिए कोई आपको ऊपर कोई आपको नीचे दिख रहा होगा, मगर ये सारे रेनफोर्समेंट जो है ये आपको 0.4 मीटर के हाइट के हैं। इसका मतलब है कि जो आपका फुटिंग है वो रफली अभी आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर बॉटम वाला 0.4 है तो ऊपर से भी उसके 0.4 आएगा, क्योंकि दोनों रेनफोर्समेंट सेंटर के आसपास कहीं आकर के कनेक्ट करेंगे, तो दोनों का हाइट जो होगा वो 0.4 और 0.8 होगा। इसका मतलब है कि जो कॉन्क्रीटिंग होना है वो रफली 1 मीटर का, इसका मतलब आपका फुटिंग होना चाहिए, जिसमें आपको 50 mm बॉटम का कवर मिल जाएगा, 50 mm आपको ऊपर का कवर मिल जाएगा, 100 mm आपका माइनस हो जाएगा। तो हम लोगों का जो फुटिंग का हाइट है वो है हम लोगों का 900 mm। अब फुटिंग का हाइट 900 mm है, और क्योंकि ग्राउंड से जो हम लोगों का पीसीसी है उससे हम लोग जो पहला लेयर प्रोवाइड किए थे बॉटम का, वो हम लोग 50 mm के गैप पे प्रोवाइड किए थे, तो वो 50 हम लोगों का माइनस हो गया। ऊपर भी जब हम लोग रेनफोर्समेंट के बाद कंक्रीटिंग करेंगे तो 50 mm का कवर रहेगा, तो 100 mm हम लोगों का माइनस हो गया। तो टोटल जो हम लोगों का बॉटम रेनफोर्समेंट से लेकर के टॉप रेनफोर्समेंट का जो हम लोगों का डिस्टेंस होगा वो हम लोगों का 800 mm होना चाहिए।
तो हम लोग क्या करते हैं कि 400 mm पे ये जो आप बार देख रहे होंगे, एक हॉरिजॉन्टल बार आपके रेनफोर्समेंट के सारे टॉप लेयर्स को कनेक्ट करता हुआ टाई किया हुआ है। ये बता रहा है हम लोगों को, एक तो वो हमको रेनफोर्समेंट को लोकेशन पे रखने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये जो 90 डिग्री बेंड ऊपर की तरफ निकला हुआ है ये इधर उधर मूव कर सकता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल बार हम लोग चारों तरफ से रन करते हैं ये हम लोगों को रेनफोर्समेंट को प्लेस पे रखता है। और दूसरा कि हम लोगों को ये पता चल जाता है कि जो हम लोग टॉप से बार बेंड करेंगे वो भी बेंड होने के बाद इस रेनफोर्समेंट में एटलीस्ट टच हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर रेनफोर्समेंट में टच हो गया तो रिमेनिंग जितना जगह आपका रहेगा उसको हम लोग लैपिंग कर देंगे, मतलब वहाँ पे हम लोग रेनफोर्समेंट टाई कर देंगे। तो हम लोगों का प्रॉपर केजिंग बन जाएगा। अगर हम लोगों का टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट एक दूसरे को टच नहीं करता है, ओवरलैप नहीं करता है, तो वहाँ पे कुछ दूर में आपका गैप रह जाएगा। तो फिर उसमें आपका वहाँ पे श्रिंकेज क्रैक की वजह से हॉरिजॉन्टल जितना जैसे जैसे गैप रहेगा वैसे वैसे फुटिंग में आपका क्रैक दिखेगा। अब ये क्रैक्स आपको अगर आप विजिबल आई से अगर साइड पे कोई देखेगा तो वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि ये फुटिंग सफिशिएंट लोड बियर कर पाएगा या नहीं बियर कर पाएगा, तो इसलिए हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। तो आपको हमेशा साइड पे याद रखना है कि जो टॉप के रेनफोर्समेंट जो बेंड होंगे नीचे की तरफ और जो बॉटम के रेनफोर्समेंट बेंड हो रहे हैं ऊपर की तरफ, ये दोनों रेनफोर्समेंट मीट ज़रूर करने चाहिए। अगर ये मीट नहीं कर रहे हैं तो ये सिविल इंजीनियरिंग ब्लंडर कहते हैं इसको, मतलब ये नहीं होना चाहिए आपका। अब इतने प्रोसेस के बाद हम लोगों का बॉटम रेनफोर्समेंट के लेइंग में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं। बॉटम में 2 लेयर्स है, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। ये आपको आप देख रहे हैं कि केजिंग आपका बना हुआ है, सारे जंक्शंस जो हैं वो टाई किए हुए हैं, रेनफोर्समेंट 90 डिग्री के बेंड किए हुए हैं और वो सपोर्टेड हैं एक हॉरिजॉन्टल बार से। अब इसके बाद हम लोगों को टॉप का रेनफोर्समेंट प्लेस करना है। जो पाइल के एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बाहर निकले हुए थे उसको हम लोग बेंड कर चुके हैं, तो बॉटम का हम लोगों का लेयर कंप्लीट हो गया। अब जब हम लोग टॉप का रेनफोर्समेंट रखने जाएंगे इसके ऊपर, तो हम लोग उस रेनफोर्समेंट को कहाँ रखेंगे। जैसे ही हम लोग एक 90 डिग्री बेंड वाले बार को जो साइड्स में रखे हैं इसको हम लोग इन्वर्टेड यू शेप में जैसे ही प्लेस करना चाहेंगे तो ये रेनफोर्समेंट अपने लोकेशन पे रहेगा नहीं, अपने वेट की वजह से और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करने की वजह से, तो ये बार बार गिर जाएगा, अपने शेप से हट जाएगा। तो उसको फिक्स करने के लिए इस बॉटम लेयर के ऊपर सबसे पहले हम लोग चेयर्स को फिक्स करते हैं। अब चेयर्स क्या होता है, इसको जब आप साइट पे जाएंगे नॉर्थ इंडिया में तो वहाँ पे आपको जो आप जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बेल्ट जहाँ पे है वहाँ पे आपको इसको हिंदी में बोला जाता है घोड़ा, बट इसका इंग्लिश में जो नाम होता है वो चेयर होता है। अब ये चेयर्स क्या करता है, इसका पहले शेप समझिए। ये आपका एक इन्वर्टेड यू शेप का एक बार है, मतलब एक बार को आप पहले कट किए, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए थे, ये एक स्ट्रेट बार को हम लोग कट किए। अब ये स्ट्रेट बार को कितने लेंथ का कट करना है ये कैलकुलेट करना हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी फ्रेश रेनफोर्समेंट को चेयर नहीं बनाते हैं। फ्रेश रेनफोर्समेंट मतलब है कि जो आप आपके साइड पे जो रेनफोर्समेंट डिलीवर होता है पूरा एक पैकेजिंग में जो आपके टन्स में रेनफोर्समेंट आता है वो हुआ आपका फ्रेश रेनफोर्समेंट। अब आपको उस रेनफोर्समेंट को आप कट करके फुटिंग का रेनफोर्समेंट बना लिए। अब किसी फॉर एग्जांपल एक 12 मीटर का लेंथ था, आप उसमें से 8 मीटर का रेनफोर्समेंट को कट करके यूज़ कर लिए, रिमेनिंग जो आपका 4 मीटर रह जाता है अब वो आपका बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उतने साइज़ का आपका अगर कोई फुटिंग है तब तो वो काम में आएगा, नहीं है तो उस रेनफोर्समेंट को आपको अब आप उसका स्टीरअप्स भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो डायमीटर 16 mm 20 mm का है, तो आपको वो रेनफोर्समेंट वेस्ट होने वाला होता है। उन रेनफोर्समेंट्स को क्या किया जाता है कि चेयर्स का आपका लेंथ जो है वो आप एज्यूम कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि अभी हम लोग डिस्कस किए कि हम लोगों का टोटल फुटिंग का हाइट 1900 mm है, जिसमें से हम लोगों का जो रेनफोर्समेंट टू रेनफोर्समेंट का हाइट है वो 800 mm है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि वर्टिकली आपको 800 mm लेना है। अब आप हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस लेंगे, तो हम लोग जैसे अपने इस साइड पे एक पूरे विड्थ को, एक जो पूरा लेंथ है हम लोगों का फुटिंग का, उसको हम लोग 3 चेयर्स में डिवाइड कर दिए कि हम लोग 3 चेयर्स लगाएंगे तो टोटल हम लोगों का लेंथ जो होगा वो कवर हो जाएगा। अब ये जो हम लोगों का लेंथ है ये हम लोगों का 3.5 मीटर है, तो हम लोग 3 जो है वो हम लोग चेयर्स डिसाइड किए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मीटर के आसपास का हम लोगों का एक चेयर का लेंथ है। अब हाइट है कितना हम लोगों का 800 mm के अप्रॉक्सीमेटली, तो 2 हम लोगों का वर्टिकल लेग है, एक हम लोगों का हॉरिजॉन्टल लेग है, तो ये 2 को हम लोग जब कंबाइंड करते हैं तो ये आपका 1.2 प्लस आपका 0.8 × 2, तो टोटल 2.8 मीटर तो आपको ये यू शेप में आपको मिल गया।
अब जो आपका ये लेग्स जो आपके ग्राउंड पे प्लेस्ड है, ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो निकला हुआ है, ये आप रफली कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं होता, रूल नहीं होता है। ये अगर आप 400 एज्यूम कर रहे हैं तो 800 और चाहिए। इसका मतलब है कि आपको एक चेयर बनाने के लिए 3.6 मीटर के अप्रॉक्सीमेट का आपको स्ट्रेट बार चाहिए, और फिर उस स्ट्रेट बार को आपको जितना जितना इंटरवल पे रिक्वायर्ड है बेंडिंग, उतने उतने पे बेंड करेंगे। जैसे पहले 400 पे बेंड करेंगे, उसके बाद फिर हाइट 800 पे बेंड करेंगे। इस तरह से करके हम पूरे रेनफोर्समेंट को इस तरह से बेंड करेंगे कि ये मेरा इन्वर्टेड यू शेप, जिसका दोनों लेग जो है वो अपोजिट साइड में है, इस तरह से ये बेंड हो जाए। तो ये जो 4 मीटर के बार को हम लोग बेंड करेंगे 3.6 मीटर, और रिमेनिंग 400 को या तो कट कर देंगे या उस चेयर का लेंथ आगे पीछे कर देंगे एडजस्ट। इससे हम लोगों का ये चेयर बन जाता है। अब इस चेयर को हम लोग फुटिंग में रखते हैं। जो बॉटम रेनफोर्समेंट हम लोग का टाई हुआ है, उसके ऊपर हम लोग थोड़े थोड़े इंटरवल में प्लेस करते हैं, इस तरह से कि हम लोगों का जो टॉप रेनफोर्समेंट है वो सपोर्टेड हो जाए। तो दो तो हम लोग एजेस पे रखेंगे, और एक हम लोग, एक या दो डिपेंड करता है उसके फुटिंग के विड्थ के ऊपर, हम लोग एक सेंटर पे रख देते हैं। इससे आप देख रहे होंगे कि हम लोगों का टॉप रेनफोर्समेंट हम लोग नॉर्मली ही चेयर्स के ऊपर में रख करके छोड़ दिए हैं, तो ये अपने प्लेस पे है, ना चेयर्स बेंड हो रहा है ना रेनफोर्समेंट बेंड हो रहा है। अब ये एक आपका एक चेक करने का तरीका है कि चेयर सफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, और इसका कोई मेथड नहीं होता है। अब हम लोग इस चेयर्स को पहले क्या करेंगे कि फुटिंग में टाई करेंगे बॉटम रेनफोर्समेंट में, क्योंकि अगर हम टाई नहीं करेंगे, इसके ऊपर रेनफोर्समेंट प्लेस कर देंगे, तो जब कॉन्क्रीटिंग होता रहेगा, तो क्योंकि कंक्रीट का यूनिट वेट आपका 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, उसको हैवी कंसीडर किया जाता है। तो जब कंक्रीट डायरेक्टली फुटिंग के अंदर अगर जा रहा होगा, जब ये डायरेक्टली चेयर्स में टकराएगा, तो चेयर्स अपने पोजीशन से मूव हो सकते हैं। तो हो सकता है आपका टॉप का रेनफोर्समेंट जो है वो टाई होने के बावजूद भी स्पेसिंग इधर उधर हो जाए। तो इसलिए हम लोग पहले चेयर्स को फुटिंग से बांध देते हैं नीचे बॉटम रेनफोर्समेंट में। अब चेयर्स अपने लोकेशन पे फिक्स हो गया है, उसके बाद हम लोग टॉप वाले रेनफोर्समेंट को भी जहाँ जहाँ पे हम लोगों का लोकेशन है उसके हिसाब से टाई कर देते हैं। अब टॉप रेनफोर्समेंट को बॉटम रेनफोर्समेंट के कंपैरिजन में टाई करना बहुत आसान है, क्योंकि जब हम लोग बॉटम का रेनफोर्समेंट टाई कर रहे थे, तो वो तो इस अभी वीडियो में नहीं कवर हुआ है। तो जब हम लोग बॉटम का रेनफोर्समेंट कर रहे थे, तो हम लोग आपको फुटिंग का सेंटर तो हम लोग मार्क करना दिखा दिए थे कि ये हम लोगों का अपने एक मसाला, हम लोग मोटार यूज़ करेंगे और कॉलम का एक लाइन हम लोग वहाँ पे बना देंगे। उसके बाद क्योंकि 125 mm का स्पेसिंग है, तो 125 mm मेज़र करके बॉटम का रेनफोर्समेंट को प्लेस किया गया। अब जहाँ जहाँ आप ये देख रहे होंगे 90 डिग्री का बार बेंड करके ऊपर आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि दो बार के बीच का स्पेसिंग 125 mm होगा। अब जब नीचे का बार 125 mm के स्पेसिंग पे है, तो आपको ऊपर वाला बार मेज़र करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ ये जो बॉटम का बार 90 डिग्री बेंड किया हुआ है, इसके साथ आप टॉप वाला रेनफोर्समेंट को अलाइन कर दीजिए और उसको टाई कर दीजिए। ऑटोमेटिकली जो दो टॉप के बार्स होंगे, उन दोनों के बीच का स्पेसिंग 125 mm हो जाएगा। तो टॉप का बार प्लेस करने में बहुत कम टाइम लगता है कंपैरिजन की बॉटम का बार प्लेस करने में। ठीक है, अब जैसे इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि चेयर्स हम लोग जितने पॉसिबल लोकेशंस पे हम लोग चेयर्स को टाई कर पा रहे हैं, हम लोग टाई कर दिए हैं। बॉटम वाले बार्स के साथ भी आपस में भी टाई कर दिए हैं, और इसके बाद हम लोग अब टॉप वाले जो हम लोगों का रेनफोर्समेंट है, उसको हम लोग प्लेस करके टाई करना शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों को एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि जब हम लोग टॉप का रेनफोर्समेंट टाई कर देंगे, इसका मतलब है कि अब इस पूरे फुटिंग के अंदर में हम लोग और किसी भी बड़े साइज़ का कोई कंपोनेंट जो है वो नहीं अंदर रख सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ये जो आप स्टीरप्स देख रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर शेप का कॉलम आ रहा है, तो इसका स्टीरप्स आपका पहले ही प्रिपेयर किया हुआ है। तो ये जो अंदर में 1000 हम 900 mm हम लोगों का फुटिंग है, उसके अंदर भी तो स्टीरप्स का कुछ स्पेसिंग आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 100 mm के स्पेसिंग पे है, तो आपके 8 स्टीरप्स जो है वो आपके फुटिंग के अंदर आने वाले हैं, अब बाकी फुटिंग से बाहर आने वाले हैं। तो जो बाहर आने वाले हैं वो तो हम लोग बाद में उसको पुट कर देंगे, लेकिन जो अंदर आने वाले हैं उसको हम लोगों को ये टॉप का रेनफोर्समेंट टाई करने से पहले ही रख देना होगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग वहाँ पे हम लोगों को इतना गैप नहीं बचेगा जो हम लोग इस स्टीरप्स को अंदर पुट कर सके। अब हम लोग टॉप का रेनफोर्समेंट कवर कर देंगे, हम लोग टाई कर देंगे। टॉप का हम लोगों का ये पूरा जो हम लोगों का केजिंग है रेनफोर्समेंट का, ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो है वो कॉलम का रेनफोर्समेंट को कैसे पुट करते हैं वो देखेंगे। तो आई होप कि आपको इतने दूर में ये समझ में आ गया होगा कि इस पूरे फुटिंग का रेनफोर्समेंट को हम लोग किस तरह से टाई करते हैं। अब यहाँ से हम लोगों का एक छोटा सा टाइम लैप्स वीडियो चलेगा, जिसमें आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कि टॉप का रेनफोर्समेंट किस तरह से टाई किया जाता है।
अब ये हम लोगों का एक फुटिंग आप देखिए, इसका टोटल केजिंग जो है ये तैयार हो गया है। इसमें बॉटम और टॉप के रेनफोर्समेंट टाई कर दिए गए हैं और इसमें जब हम जूम करके अभी आपको दिखाएंगे, आप अंदर देखेंगे तो आपको कुछ नंबर ऑफ स्टीरप्स भी रखे हुए हैं, जो इंजीनियर साइड पे कैलकुलेट करके इस टोटल हाइट के हिसाब से कितना स्टीरप्स अंदर रिक्वायर्ड था कॉलम के लिए, वो पहले ही प्लेस कर चुके हैं। अब क्योंकि हम लोग इसमें कॉलम का रेनफोर्समेंट पहले प्लेस कर सकते थे, दो तरीका था हम लोगों के पास। या तो हम लोग बॉटम रेनफोर्समेंट के बाद पहले कॉलम का रेनफोर्समेंट टाई कर देते, उसके बाद हम लोग ऊपर का रेनफोर्समेंट लगाते, तो उससे हम लोगों को कॉलम का रेनफोर्समेंट बाद में प्लेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम लोग कॉलम का स्टार्टिंग में हम लोग रेनफोर्समेंट बॉटम के साथ टाई करके खड़ा करेंगे रेनफोर्समेंट को, तो हम लोगों को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि वो रेनफोर्समेंट जो फ्लोर हाइट है उससे ज़्यादा का होगा, तो इसका मतलब है कि 4 मीटर हाइट का रेनफोर्समेंट होगा और टोटल आपको लगभग 10-15 रेनफोर्समेंट एक कॉलम में है। तो आपको ये टोटल रेनफोर्समेंट क्योंकि सिर्फ बॉटम से सपोर्टेड है, तो ये अपनी जगह पे रहेगा नहीं, तो इसको बहुत चारों तरफ से टाई करना पड़ेगा। तो हम लोग इस साइड पे क्या कर रहे हैं कि रेनफोर्समेंट कॉलम का पहले प्लेस नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग केजिंग बना दे रहे हैं। अब केजिंग बनाने से फ़ायदा क्या है कि जो पहले हमको सिर्फ बॉटम का सपोर्ट मिल रहा था, अब हमको 800 mm पे दूसरा जो टॉप रेनफोर्समेंट है उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोग रेनफोर्समेंट जो कॉलम का आएगा उसको दो जगह पे टाई करेंगे, एक बॉटम वाले बार के साथ भी, एक टॉप वाले बार के साथ भी। जब ये कर देंगे तो हम लोगों को फिर रेनफोर्समेंट को नॉर्मली वर्टिकल प्लेस करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्टिंग बचता है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा सामान लाएगा उस रेनफोर्समेंट को टाई करवाएगा। ऐसे ऐसे अभी हम लोगों के 15 या 20 फुटिंग्स हैं इस पूरे साइड पे, तो उन 20 रेनफोर्समेंट के लिए उसको एटलीस्ट तो 5 या 6 रेनफोर्समेंट को एक साथ होल्ड करने के लिए उतना इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो फिर लेबर का चार्जेस लगेगा, तो ये सारा चीज़ कॉस्टिंग सेव हो जाता है। तो केजिंग तैयार हो गया। अब हम लोग कॉलम के बार्स को लाएंगे और एक एक करके यहाँ जो आप स्टीरप देख रहे हैं, इस स्टीरप्स को पहले हम लोग अपने लोकेशन पे इसको ले जाएंगे जहाँ पे ये रिक्वायर्ड है इसको प्लेस करना। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि स्टीरप्स ऐसे ही बस रखे हुए हैं, तो हम लोग इसको लेबर्स लोग जो होंगे वो इस स्टीरप्स को उठाएंगे और जो हम लोग बॉटम में मार्किंग किए थे स्टार्टिंग में रेनफोर्समेंट प्लेस करने से पहले, हम लोग एक कॉलम का शेप बनाए थे मोटार में, उस शेप के वहाँ पे हम लोग इस स्टीरप्स को रख देंगे। और फिर हम लोग ऊपर से कॉलम्स में जैसे फॉर एग्जांपल 16 बार आने वाले हैं, तो हम लोग एक एक करके सारे बार्स को ऊपर से इंसर्ट करेंगे इस फुटिंग के अंदर, फिर उसको अपने जगह पे रखेंगे और फिर उसको हम लोग टाई करेंगे। एक एक रेनफोर्समेंट करके ये स्टेप जो है ये 16 बार होगा और 16 रेनफोर्समेंट जो है वो अपने लोकेशन पे रख दिए जाएंगे। और फिर जब वो रेनफोर्समेंट रख दिए जाएंगे अपने प्लेसिंग पे जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट कॉलम का होगा, उसके बाद इन स्टीरप्स को धीरे धीरे करके हुक्स की हेल्प से ऊपर की तरफ खींचा जाएगा और फिर सबसे पहला वाला स्टीरप जो है वो टॉप लेयर्स के जस्ट नीचे आपको टाई कर दिया जाएगा। फिर उसके नीचे स्पेसिंग 100 mm अप्रॉक्सीमेटली मेज़र किया जाएगा, फिर दूसरा स्टीरप को टाई किया जाएगा। इस तरह से करके आपको टोटल स्टीरप्स जो फुटिंग के नीचे रखे हुए थे वो आपको टाई कर दिए जाएंगे। इससे आपके कॉलम का केजिंग जो है वो आपका कंप्लीट होने के साथ, जो आपका फुटिंग का केजिंग है उसके साथ साथ आपका कॉलम का रेनफोर्समेंट भी जो होगा ये भी आपको टाई हो जाएगा। अब ये था आपका कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। अब आप इसके बाद ये वीडियो देखेंगे जिसमें आपको ये पूरा स्टेप जो है ये टाइम लैप्स की तरह से आपको दिखा दिया जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो मैं आपको एक्सप्लेन किए हैं ये किस तरह से अचीव किया जा रहा है। पहले हम लोग सारे फुटिंग्स को बना ले रहे हैं विदाउट कॉलम। अब इसके बाद एक एक करके सारे ही फुटिंग्स में हम लोग कॉलम के रेनफोर्समेंट को प्लेस करेंगे और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसे ऐसे एक फुटिंग में कॉलम को एडजस्ट करने में पूरा दिन निकल जाता है। तो अगर आप 10 फुटिंग्स के रेनफोर्समेंट बना चुके हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 दिन लग जाएगा इन सारे में कॉलम्स के बार को वर्टिकली होल्ड करने में। उसके बाद ही आप कंक्रीटिंग स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि फुटिंग में अगर आप कंक्रीटिंग कर दिए तो फिर आपका रेनफोर्समेंट कैसे प्लेस होगा। तो फाउंडेशन का तो हम लोगों का रेनफोर्समेंट वाला पार्ट अभी हम लोगों का पूरा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग अब कॉलम इंसर्ट करेंगे, मतलब कॉलम का रेनफोर्समेंट हम लोग इंसर्ट करेंगे। उसके बाद फिर इसके शटरिंग वगैरह आएगा और फिर कंक्रीटिंग वगैरह होगा। तो शटरिंग और कंक्रीटिंग वाला पार्ट तो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में रखेंगे। इस वाले लेक्चर में हम लोग रेनफोर्समेंट को कंप्लीट कर देते हैं। अब कॉलम का जब रेनफोर्समेंट आपको प्लेस करना है तो इसमें आपको पहले ध्यान ये देना है कि कॉलम का आपका साइज़ क्या था, तो वो तो आप नीचे मार्क कर रखे हैं। उसके बाद आप इस कॉलम में जितने भी रेनफोर्समेंट आ रहे हैं उतने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट और उसका शेप कौन सा होगा। जैसे अभी जो आप इसमें रेनफोर्समेंट देख रहे हैं ये एल शेप का रेनफोर्समेंट होगा।
स्ट्रेट बार ऊपर से नीचे तक आ रहा है और नीचे बॉटम में आकर के वो एल बेंड 90 डिग्री का बेंड ले रहा है। तो ये बार तो आप बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से आप एक्चुअल में उसको कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद इस एक एक बार को आपको अपने लोकेशन पे इंसर्ट करना पड़ेगा, और इस लोकेशन पे इंसर्ट करने के लिए ही हम लोग पीसीसी के ऊपर जब मोर्टार प्लेस करके जो हम लोग एक कॉलम का एक शेप बनाए थे वहाँ पे, उस शेप के अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ पे अपने रेनफोर्समेंट को प्लेस करेंगे, क्योंकि इस प्लेसिंग के हिसाब से ही हम लोगों का कॉलम ऊपर की तरफ आएगा। फाउंडेशन तो नीचे रह जाएगा ग्राउंड के अंदर, लेकिन कॉलम ऊपर आएगा, और कॉलम टू कॉलम जो हम लोगों का बिल्डिंग का जो डिस्टेंस चल रहा है वो डिस्टेंस गलत हो जाएगा अगर हम लोग कॉलम को गलत प्लेस करेंगे। प्लस अगर हम लोग कॉलम को सेंटर पे प्लेस नहीं करेंगे फुटिंग के, तो उसमें एक मोमेंट भी जनरेट होगा। जैसे ही सेंटर कॉलम का और फुटिंग का अलग होगा तो लोड जो है वो उतना इसेंट्रिक डिस्टेंस पे उसको एक मोमेंट क्रिएट करेगा, तो फिर वो कैलकुलेशन वाले पार्ट में चले जाएंगे। तो हम लोगों का काम है कि जो हम लोग मोर्टार नीचे मार्क किए थे वो तो मोर्टार के ऊपर मार्क किए थे, वो तो परमानेंट रह जाएगा, आपको विजिबल होगा। अब जो सुपरवाइज़र है या जो मिस्त्री है, जो वर्कर है, उनका काम है और जूनियर इंजीनियर का काम है कि वो साइट पे खड़े होकर के एक्चुअल में उस लोकेशन पे कॉलम के रेनफोर्समेंट को भेज सके, मतलब प्लेस कर सके। अब प्लेस करने के लिए आपको हम बताए थे कि अंदर में फुटिंग के हम लोग 4 या 5 जितने भी कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों के स्टीरअप्स आते हैं, वो स्टीरअप्स हम लोग अंदर में प्लेस कर देंगे, और उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे बार को इंसर्ट करेंगे। अब एक बार जैसे हम लोग इंसर्ट किए, उसको एक वर्कर जो है वो उसको होल्ड किया हुआ है जब तक के लिए, और बाकी 2 वर्कर जो है वो उसको टाई कर रहे हैं, ऊपर से भी टाई कर रहे हैं, नीचे से भी टाई कर रहे हैं, मतलब जितने पॉसिबल जंक्शंस मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे रेनफोर्समेंट टू रेनफोर्समेंट का कांटेक्ट हो रहा है, वहाँ पे हम लोग इसको टाई कर देते हैं। अब आप देख सकते होंगे कि वर्कर हट चुका है जिसने रेनफोर्समेंट होल्ड किया हुआ था, क्योंकि अब रेनफोर्समेंट जो है वो फ्री स्टैंडिंग हो गया है, अब वो सेल्फ सपोर्टेड हो गया है। जितने भी आपने कनेक्शंस बनाए हैं उसके हेल्प से अब रेनफोर्समेंट अपनी जगह पे खड़ा है। और आप देख सकते होंगे कि स्टीरअप्स जो हैं वो फाउंडेशन के अंदर चारों तरफ से अभी घूम रहे हैं, लेकिन उसको अभी इक्वल स्पेसिंग पे रखना बाकी है। तो एक एक करके सारे रेनफोर्समेंट को ग्रेजुअली इसमें जो है वो प्लेस किया जाएगा, और इस तरह से आपका एक कॉलम कंप्लीट होगा। फिर ऐसे कर कर के जितने भी हम लोग अभी फुटिंग्स देखे हैं उन सारे को हम लोगों को कंप्लीट करना होगा। अब कॉलम का जो रेनफोर्समेंट नीचे प्लेस किया जाता है, तो क्योंकि रेनफोर्समेंट 90 डिग्री बेंड पे है, तो 90 डिग्री बेंड में ध्यान ये रखना है कि ये सारे 90 डिग्री बेंड जो हैं वो कॉलम के सेंटर से आउटवर्ड्स एक्सटेंड किए हुए हों। मतलब है कि ये सारे 90 डिग्री ऐसा ना हो कि कॉलम के इंटरनल वाले साइड में अंदर की तरफ आ जाए। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इसमें जितने भी आप रेनफोर्समेंट देख रहे हैं वो एक स्टार शेप का आपको एक बना रहे हैं। अगर आप टॉप से देखेंगे रेनफोर्समेंट को तो लगेगा कि एक स्टार शेप्ड है। तो स्टार शेप्ड क्यों लग रहा है? क्योंकि सारे रेनफोर्समेंट को बाहर की तरफ 90 डिग्री बेंड को रखा गया है, और इस तरह से रखा गया है कि एक रेनफोर्समेंट दूसरे रेनफोर्समेंट के कांटेक्ट में ना आए। मतलब है कि जो स्पेसिंग आपके कॉलम के बाहर है रेनफोर्समेंट का, वही सेम आपके बॉटम में भी एटलीस्ट उतना हो, इसको ध्यान रखा जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो आपका टोटल रेनफोर्समेंट ऊपर से आ रहा है, टोटल लोड आपका ऊपर से आएगा, वो जैसे ही फुटिंग में अंदर की तरफ गया, रेनफोर्समेंट को आप स्प्रेड आउट करके रखे हैं तो वो लोड को भी उसी तरह से वो स्प्रेड आउट करेगा, और इस तरह से रेनफोर्समेंट टू रेनफोर्समेंट होते हुए लोड जो है वो पूरे फुटिंग से आपको ग्राउंड में ट्रांसफ़र होगा। अदरवाइज़ फुटिंग का इतना साइज़ देने का फ़ायदा क्या हुआ? अगर आपका कॉलम 600 बाई 600 का है फॉर एग्जांपल, और फुटिंग अगर आपका 3 मीटर बाई 3 मीटर का है, तो ये 600 से 3 मीटर तक का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि वो लोड जो है वो उसी तरह से ट्रांसफ़र होगा। तो लोड को हम लोग ट्रांसफ़र करने में हेल्प तभी कर पाएंगे जब हम सारे रेनफोर्समेंट टू रेनफोर्समेंट का जो कॉन्टैक्ट पोर्शन है उसको हम लोग टाई करके रखेंगे, और कॉलम के रेनफोर्समेंट को जैसा हम लोग ड्राइंग्स में देखते हैं कि ये 90 डिग्री बेंड दिखा रहता है, तो अब 90 डिग्री बेंड तो हम लोग, क्योंकि जब ड्राइंग्स देखते हैं तो हम लोग सिर्फ एक प्लेन देखते हैं, तो उसमें हम लोगों को लगता है कि एल शेप का बार है। मगर यहाँ पे तो क्योंकि आपको पूरा 360 डिग्री में आप देखिए कि ये सारे बार जो हैं ये आपको अलग अलग डायरेक्शन में घूम के स्टार शेप बना रहे हैं। ये चीज़ ड्राइंग में नहीं पता चलता है, ये साइट पे देखने के बाद समझ में आता है कि ये स्टार शेप का कैसे बन रहा है। पहले चारों कॉर्नर के बार्स को देखिए, वो आपको कुछ डायगोनल डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद बाकी बार्स को देखिएगा तो वो एक्स और वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं।
तो ये आपका रेनफोर्समेंट प्लेस करने का पैटर्न होता है। अब जब आप फुटिंग के नीचे वाला जब आप स्टीरअप्स को टाई कर देंगे, उसके बाद आपको फुटिंग के ऊपर भी थोड़ी दूर तक एटलीस्ट 200 mm 300 mm तक आपको ये स्टीरअप्स को फाइनली प्लेस कर देना है, जितना ड्राइंग में रिक्वायर्ड है। अगर 100 mm है दो स्टीरअप के बीच का स्पेसिंग, तो 100 mm के स्पेसिंग पे आपको इसलिए टाई कर देना है कि जब आप कंक्रीटिंग करेंगे फुटिंग का, तो कंक्रीटिंग जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर आपका सिर्फ कॉलम रह जाएगा बाहर। तो उस कॉलम के लिए भी जो आपको स्टीरअप जो है वो बिल्कुल हम लोग फुटिंग के लेवल तक नहीं रख करके थोड़ा ऊपर तक कर देते हैं, ताकि कॉलम में एक स्टेबिलिटी रहे। कंक्रीटिंग करते समय कॉलम इधर उधर मूव ना हो, उसके रेनफोर्समेंट मूव ना हो। इसलिए हम लोग 2-3 स्टीरअप्स को जो है वो फाइनली हम लोग टाई कर देते हैं, क्योंकि बाद में कंक्रीटिंग जहाँ पे होगा वहाँ पे बहुत स्टिफ हो जाएगा। तो अगर आप रेनफोर्समेंट को थोड़ा इधर उधर मूव करना चाहेंगे, स्टीरअप्स टाई करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो बाद में नहीं होगा। अभी अगर आपको स्टीरअप्स टाई करने में प्रॉब्लम होता जंक्शंस वगैरह में, तो आप रेनफोर्समेंट को थोड़ा उसका जो जंक्शंस अभी आप बनाए थे बार से, जो आप मेश वायर से उसको टाई किए थे, आप उसको ओपन करके अभी आप अपने हिसाब से उसको मूव कर सकते हैं। बाद में कंक्रीटिंग होने के बाद इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कॉलम के बार्स को प्लेस करते समय। अब कॉलम के जो इन्फॉर्मेशन है कि जो डायमीटर है, जो स्टीरअप्स के स्पेसिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है, वो जब हम लोग कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं फाउंडेशन की। अब आप इस वाले व्यू में देख सकते हैं, अभी हम आपको अगर कैमरा नीचे ले जा करके फाउंडेशन के अंदर का व्यू दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि जितना स्पेसिंग आपको कॉलम के रेनफोर्समेंट में बाहर दिख रहा है, फुटिंग के बाहर, उतना ही आपको फुटिंग के अंदर भी दिख रहा है। और जो आपको रेनफोर्समेंट नीचे प्लेस किए गए हैं बॉटम बार्स के ऊपर, जो फुटिंग का जो बॉटम बार है उसके ऊपर जो आपके ये कॉलम के रेनफोर्समेंट है, आप देख सकते हैं कि ये आपको एक स्टार पैटर्न जो है वो दिखा रहा है। ये सारी चीज़ों को साइट पे करवाने में एक तो नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जूनियर इंजीनियर को ये नॉलेज नहीं होगा तो रेनफोर्समेंट मिस्त्री जो होगा, अगर उसको भी नॉलेज नहीं हुआ तो ये रेनफोर्समेंट ये स्टार पैटर्न में नहीं आकर के सारे रेनफोर्समेंट हो सकता है कि आपस में एक जगह पे जाके कंसाइड कर रहे हो। तो फिर उस केस में जो आप कैलकुलेशन के समय सोचते हैं वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाएगा। और ये जितने भी आप वर्टिकल बार्स देख रहे हैं ये सारे आपके चेयर के बार्स हैं, और जो आपके पाइल के जो रेनफोर्समेंट जो बाहर निकले हुए थे वो भी आपको इसके अंदर आपको दिख जा रहे होंगे फुटिंग के अंदर। तो ये पूरा केजिंग जो हम लोग तैयार किए हैं, अब इस पूरे केजिंग में जब हम लोग कंक्रीटिंग कर देंगे तो कॉलम फुटिंग के साथ टाई हो जाएगा, फुटिंग पाइल्स के साथ टाई हो जाएगा, और पाइल्स तो ग्राउंड के नीचे 10 मीटर 12 मीटर जा करके वहाँ पे रेस्ट कर ही रहा है। तो आपका जो टोटल लोड होगा कॉलम पे जो आ रहा होगा बिल्डिंग का, वो इफ़ेक्टिवली ट्रांसफ़र हो करके नीचे ग्राउंड में बहुत ही नीचे चला जाएगा, जहाँ भी उसको हार्ड सॉइल मिलेगा जो लोड बियर कर सकता है। ये पूरे फुटिंग के रेनफोर्समेंट को टाई करने में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आपको यूज़ में आते हैं। और इसके साथ साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अब जैसे आपको रस्टिंग हो जाता है रेनफोर्समेंट पे, तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब हम लोग शटरिंग की बात करेंगे तो शटरिंग और उसके साथ जो कंक्रीटिंग करेंगे तो शटरिंग के पहले क्या क्या प्रॉब्लम होता है जो ध्यान देना चाहिए वो डिस्कस कर लेंगे। शटरिंग किस तरह से टाई करते हैं, किस टाइप का शटरिंग हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, और उसके साथ साथ कंक्रीटिंग में कितने तरह का प्रॉब्लम हो सकता है ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कंक्रीटिंग कैसे होता है ये भी हम आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में ही दिखा देंगे। और फिर उसके बाद क्यूब टेस्ट वगैरह ये सब कैसे किया जाता है उसका डिटेल्ड वीडियो जो है वो ग्रेजुअली इसी तरह से आगे आपको आता रहेगा। तो आज के लेक्चर के बाद हम होप करते हैं कि ये फुटिंग के रेनफोर्समेंट को हम लोग किस तरह से टाई किए, फुटिंग के रेनफोर्समेंट को टाई करने के लिए एक सिविल इंजीनियर होने के नाते जब आप साइट पे जाते हैं इंटर्नशिप करने तो आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम आपको समझा पाए होंगे और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर ग्रेजुअली आगे इसी तरह से प्रोग्रेस करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग अपने पूरे इंटर्नशिप में इन सारी चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू।